तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज हम बात करेंगे उस दौर की जब मुंबई ब्लास्ट को ने एक बार पूरे देश को हिला के रख दिया था। आज 15 अगस्त का दिन है, देश की आज़ादी का जश्न है। और पता नहीं क्यों सुबह से मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ वो ऐसे कारनामे जिनकी वजह से हमारे देश की आज़ादी को खतरे में डालने की कोशिश की गई, भले आज तक कोई कोशिश कामयाब नहीं हुई, लेकिन कई ऐसे धमाके, हमले, कार्रवाइयाँ, गतिविधियाँ देश के अंदर से और देश के बाहर से दुश्मनों ने करने की कोशिश की, जिन्होंने कुछ समय के लिए बेशक देश को हिला के दहला के रख दिया था। वो हमला भले हमारी हिंदुस्तान की पार्लियामेंट पे हो, वो कारगिल की लड़ाई हो, या पठानकोट अटैक हो, या बाबरी मस्जिद का किस्सा हो, या इसी तरह 1993 के मुंबई ब्लास्ट की बात हो, या उसके बाद 2008 में फिर एक बार जो कसाब और उसके साथियों ने देश पे हमला किया, मुंबई पे हमला किया। सबसे बड़ा हमला इनमें से 12 मार्च 1993 का था, और उसका सूत्रधार जो था, आज हम उस सूत्रधार की बात करेंगे। वो शख्स जिसने पाकिस्तान की ISI का फ्रंटमैन बन के सारे के सारे ऑपरेशन को अंजाम दिया दुबई में बैठ के। ये शख्स अपने ज़माने का बहुत बड़ा स्मगलर था, ख़ास तौर पे नारकोटिक्स का स्मगलर, ड्रग्स का डीलर, और उसका नाम था तौफीक जलियांवाला। अब जलियांवाला इसके नाम के साथ कैसे लगा वो मुझे समझ नहीं आई। मैं बहुत सोच रहा था कि शायद कोई पाकिस्तान में कोई ऐसा छोटा सा गांव या कस्बा होगा जिसका नाम जलियांवाला है, लेकिन पूरी रिसर्च के बाद कोई ऐसी जगह नहीं मिली। फिर मैंने अपने कुछ पाकिस्तान के सोर्सेज को फ़ोन किया, उनसे बातचीत की, तो कुछ इस किस्म की बात पाकिस्तान से सामने आ रही थी कि शायद जलियांवाला बाग का जो मैसाकर हुआ था, जो कत्लेआम हुआ था, उसमें इनके कुछ पिता पुरखे उसमें शामिल थे। तो इनके ख़ानदान को तभी से जलियांवाला का ख़ानदान कहने लग गए कि ये लोग, इनका कोई आदमी मरा था या वहाँ से बच के आ गए थे, तो कहीं ना कहीं से इनका लेना अमृतसर के उस शहीदी स्थान जो हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में बहुत बड़ा एक माइल स्टोन गिना जाता है, जहाँ से लाखों नौजवानों को, देशभक्तों को देश की आज़ादी के लिए लड़ने की प्रेरणा मिली, उस जलियांवाले बाग से इनका कुछ, इनके परिवार का लेना देना ज़रूर था। और वो जलियांवाला जो तौफीक जलियांवाला का जो बर्थ प्लेस है लाहौर के पास पाकिस्तान में, वो अमृतसर से ज़्यादा दूर नहीं है। तो खैर, ये तौफीक नाम का शख्स जिसने ISI के लिए, पाकिस्तान की जो सुपर सीक्रेट एजेंसी है जो एक्सटर्नल काम देखती है, उसके लिए बहुत सालों से फैसिलिटेटर का काम कर रहा था। जो काम ISI के ऑफिसर खुद नहीं करना चाहते थे, उन्होंने इस किस्म के काफ़ी सारे लोग अपने फ्रंट मैन बना के डिफरेंट कंट्रीज़ में रखे हुए आज भी हैं। बहुत से लोग ISI के आज भी कनाडा, इंग्लैंड, USA, ऑस्ट्रेलिया, इन कंट्रीज़ में जहाँ जहाँ हिंदुस्तानियों की नफरी बहुत है, उनके अंदर अपने सेल बना के बैठे हैं। बहुत बड़ा रोल आज भी ISI अमेरिका और कनाडा में निभा रहा है। और तो और यहाँ तक कि जो वहाँ के बड़े जो रिलीजियस संस्थान हैं, जो हिंदुओं के बड़े मंदिर हैं, ट्रस्ट हैं, सिखों के बड़े गुरुद्वारे हैं, उनके ट्रस्ट हैं, उनमें बड़े लेवल पे ISI के एजेंट्स ने घुस बैठ करके रखी हुई है, और वहाँ पे किस ग्रुप को जिताना है, किसको हराना है, उन संस्थाओं की लीडरशिप को काफ़ी बड़े लेवल पे फंडिंग की जाती है, और उनको
एक मोहरा बना के हिंदुस्तान के खिलाफ पेश किया जाता है। जैसे हरप्रधान सिंह पन्नू, इस किस्म के कनाडा के बहुत सारे लोग हैं जो आईएसआई की पेरोल पे हैं और वहाँ पे फ्रंट में काम करते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे 93 के ब्लास्ट में तौफीक जलियांवाला ने किया था। तौफीक जलियांवाला वो शख्स है जिसने टाइगर मेमन की पूरी फैमिली के साथ कोऑर्डिनेट किया था। उनको ब्लास्ट के एक दिन पहले दुबई बुला के उनके रहने का पूरा बंदोबस्त तौफीक ने किया था। और जब दुबई में माहौल गरमाया, अप्रैल में उनको जब कराची शिफ्ट किया जाता है, तो भी उनको कराची में सर छुपाने के लिए जगह देने का काम आईएसआई के साथ मिलके तौफीक जलियांवाला ने किया। और ये बात कहीं कोई छिपी हुई नहीं है, जहाँ हम कोई नया डिस्क्लोज़र नहीं कर रहे हैं इसका। ये पूरी बातें टाइगर मेमन के भाई याकूब मेमन, जो सबसे पहले हिंदुस्तान आया था 94 के अगस्त के महीने में, इसी महीने में, और उसके बाद उसकी फैमिली के बाकी मेंबर भी एक हफ्ते के बाद आते हैं, जो एक भरा हुआ ब्रीफ केस लेके याकूब मेमन कराची से फ्लाइट पकड़ के काठमांडू आया था और गलती से उसका एक ब्रीफ केस उसके हाथ से गिरता है, उसमें से काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट और पासपोर्ट्स वगैरह निकलते हैं। तो नेपाल की पुलिस उसको शक के अंदाजे से उसको अरेस्ट करती है और वो इमीडिएटली कन्फेस कर लेता है कि वो टाइगर मेमन का भाई है और हिंदुस्तान सरकार उसको ब्लास्ट के केस में ढूंढ रही है। वहाँ से 48 घंटे के अंदर अंदर हमारी सीबीआई उसको काठमांडू से दिल्ली ले आती है और बड़े मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में ये दिखाया जाता है कि उसको दिल्ली रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया। खैर, वो लंबी चौड़ी कहानी है, पहले भी कर चुके हैं, आगे वाले दिनों में भी होगी। लेकिन जो उस शख्स की इंटेरोगेशन ने हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पाया, वो चौंकाने वाला था। याकूब मेमन के पास उस ज़माने में ऑडियो टेप रिकॉर्डिंग हुआ करती थी, माइक्रो कैसेट्स हुआ करती थी, उनमें से एक सोनी कंपनी की कैसेट भी उसके पास से मिली थी और उसमें एक रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन थी। टाइगर मेमन उसके भाई एक तरफ और तौफीक एक तरफ, एक आरिफ उनके साथ था, तौफीक का आदमी, जो पूरा इसका साथ दे रहा था टाइगर मेमन और उसकी फैमिली को पाकिस्तान में बसाने के लिए, उनको नई आइडेंटिटी देने के लिए, उनके नए पासपोर्ट बनाने के लिए और उनके आईडी कार्ड बनाने के लिए। और उस कन्वर्सेशन में बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें थी जो एजेंसीज़ के लिए एक तरीके से इंफॉर्मेशन का ज़ख़ीरा था। बिना मेहनत किए उनको इतनी सारी रेडीमेड और ऑथेंटिक रिपोर्ट मिली, जो बाद में याकूब मेमन की जो ट्रायल चली उसमें उसको दोषी पाने में काफ़ी हद तक साबित हुई और उसका हिस्सा बनी वो कानूनी प्रोसेस का। खैर, उस माइक्रो कैसेट में जो बातें तौफीक जलियांवाला ने मेमन फैमिली के साथ की, उस बातों में बहुत बड़े खुलासे थे। टाइगर फैमिली का रोल था और तौफीक किस तरीके से उनको कराची में रिहैबिलिटेट करने की कोशिश कर रहा था, उनको शेल्टर मुहैया करवाने की कोशिश कर रहा था और उनको बता रहा था कि आपके रोल के बारे में दुबई के सोशल सर्कल्स में क्या चल रहा है, इंडियन एजेंसीज आपके बारे में क्या सोच रही हैं, इंडियन सरकार आपके बारे में क्या सोच रही है और पाकिस्तान के लोग आपकी किस तरह मदद करेंगे। और उसमें सबसे बड़ी बात ये थी, जो एक शंका पैदा हुआ था कन्वर्सेशन में, जब याकूब उसको पूछता है कि जो आइडेंटिटी हमें दी जा रही है ये असली है कि नकली है, उसमें एक बहुत बड़ा खुलासा तौफीक ने किया कि आपको जो पासपोर्ट दिए गए हैं वो पाकिस्तान के असली पासपोर्ट हैं
और उसमें कोई नकली नहीं है, आप उनके ऊपर कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो। लेकिन जो आई कार्ड है, आइडेंटिटी कार्ड, जो पाकिस्तान में एक नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है, जैसे हमारा आधार कार्ड है, वो कुछ गड़बड़ है, लेकिन उनको बनाने में टाइम लगेगा। गड़बड़ कुछ ज़्यादा नहीं थी, वो भी असली थे, लेकिन उनकी जो डेट ऑफ इशुएंस लिखी हुई थी कि कार्ड कौन सी तारीख को इशू हुए, वो 12 मार्च 1993 के बाद की थी। तो मेमन फैमिली को वो कार्ड चाहिए थे 12 मार्च 93 के पहली की डेट के। तो उसमें तौफीक ने इनको बताया, याकूब को, कि आने वाले दिनों में वो आपके जो आई कार्ड है वो पुरानी डेट में भी बनवाए जा सकते हैं, आप चिंता मत करो, हम ये काम करेंगे। इस किस्म की अंदर की बातें जिनसे ISI का पूरा रोल सामने आता था, कैसे उन्होंने मुंबई में ब्लास्ट करने वाले लोगों में से जो एक फैमिली के साथ जुड़े हुए थे, उनको काम होने के बाद कैसे रीपे किया, उनको कैसे पाकिस्तान के सिटीज़न बनाया, कैसे उनको रहने के घर दिए, वो भी डिफेंस कॉलोनी में, जो बहुत सिक्योर एरिया था, जहाँ उनकी जान को कोई खतरा नहीं था। और वहाँ से उनको एक एक करके उनको कोई बिजनेस भी खोलने की उनको तजवीज़ दी, उनको कुछ कंस्ट्रक्शन लाइन का काम दिया गया। लेकिन शायद ये टाइगर मेमन फैमिली के कुछ मेंबर्स को मंजूर नहीं था। वो एक सोची समझी प्लानिंग के साथ फिर वापस आना चाहते थे, और उनमें से याकूब मेमन, जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट था, वो आना चाहता था। उसके बहुत से कारण हैं, हम उस बहस में डिटेल में नहीं जाना चाहते। जैसे कोई प्रॉपर्टी थी, कोई बैंक बैलेंस भी था, और कुछ आगे फ्यूचर था, उनके बच्चों का रिश्तेदार थे। कल आदमी तो भगौड़ा कहीं भी रह लेता है, लेकिन साथ में औरतें और बच्चे भी हैं, उनके पूरे रिश्तेदार हिंदुस्तान में थे, भाई बहन और सब। तो वहाँ काफ़ी मुश्किल हो जाता है बाहर जाके एडजस्ट होना। लेकिन ये फैमिली के आने के बाद टाइगर मेमन और उसका भाई आयूब, उन्होंने कहीं वापस आने की बात नहीं सोची। और यहाँ तक भी उस कन्वर्सेशन से मालूम पड़ा कि ब्लास्ट के बाद टाइगर मेमन दुबई में एक बड़ी सेलिब्रेशन पार्टी करनी चाहता था, लेकिन फैमिली मेंबर्स ने और तौफीक जलियांवाला ने उसको मना किया कि इस किस्म की पार्टी करने से दुबई सरकार के लिए परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। हिंदुस्तान की सरकार इस सरकार के ऊपर प्रेशर डाल के आपको वापस लेके जाने की कोशिश कर सकती है, और वो प्रेशर बना भी, बढ़ा भी। उसीलिए ये भी सामने आया कि उन्हीं पासपोर्ट के बेसिस पे जो उनको पाकिस्तान से दिए गए थे, इनको कुछ महीने के लिए पूरी फैमिली को थाईलैंड का जो बीच रिजॉर्ट है, पटाया बीच, वहाँ पे भी एक सेफ हाउस में रखा गया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे प्रेशर कम हुआ और इनकी जो रहने के बंदोबस्त था वो अच्छी तरह हो गया, तो इनको वापस कराची में ला के रीसेटल किया। अब देखिए, तौफीक ने इतना बड़ा काम टाइगर फैमिली के लिए किया, जिस फैमिली का नाम ब्लास्ट के उस केस में मेन एक्यूज, प्लानर, एक्सिक्यूशनर, उस धाराओं के नीचे उनके ऊपर केस चला। और अल्टीमेटली याकूब मेमन जो सबसे पहले वापस आया, इतनी सारी जो एविडेंस थी वो भी सरकार को दी, कोऑपरेट भी किया, लेकिन जैसे कहते हैं तकदीर नसीब, उसको फांसी पे लटकना पड़ा। शायद यही कारण था कि उसके बाद और किसी मेंबर ने बाहर से, जो बाहर बैठे थे, हिंदुस्तान वापस आने की नहीं सोची। इसके बाद जब दिसंबर में 93 में दाऊद इब्राहिम कराची में जो रीसेटलमेंट होती है उसकी, उसमें भी कहते हैं तौफीक का बहुत बड़ा रोल था दाऊद इब्राहिम को कराची में सेटल करने का। लेकिन बाद में दोनों की आपस में दुश्मनी भी होती है। मैंने बम्बई के सोर्सेज से काफ़ी दिनों से चर्चा कर रहा था, तो काफ़ी सारे लोगों ने यह बताया
कि तौफीक जलियांवाला की दोस्ती सबसे ज़्यादा एजाज पठान से थी। और एजाज पठान पे जब दाऊद के साथ दुश्मनी होती है, एक बार जो खबरें आई थी कि छोटा शकील ने एजाज पठान के ऊपर जानलेवा हमला भी करवाया था, लेकिन मिलिट्री हॉस्पिटल नज़दीक होने की वजह से एजाज पठान का इलाज मौके पे हो गया और वो बच गया। लेकिन उसके पहले एजाज पठान को आईएसआई ने डी कंपनी के कहने पे इल्लीगल हिरासत में भी रखा था 2 महीने। और वो तकलीफ़ इसलिए बढ़ी कि तब तक तौफीक जलियांवाला सऊदी अरेबिया में एक रोड एक्सीडेंट में कहा है मारा गया था। तौफीक के मरने के बाद एजाज पठान की मुश्किलें और बढ़ी, क्योंकि कराची में एजाज पठान का गॉडफादर दाऊद से भी बड़ा कोई था तो वो तौफीक जलियांवाला था। आपने बहुत सारी एक पिक्चर जो तस्वीर काफ़ी साल वायरल रही है सोशल मीडिया पे, शारजा के एक क्रिकेट मैच में दाऊद के साथ एक काफ़ी हेल्दी आदमी दाढ़ी वाला चश्मा लगा के बैठा है, काफ़ी हेल्दी हट्टा कट्टा आदमी, वो तौफीक जलियांवाला ही है। दाऊद के साथ बहुत अच्छी उसकी दोस्ती थी, रिलेशन था, लेकिन किसी बात से इनकी आपस में अनबन होती है और वहाँ उस समय पे ये पाकिस्तान के मीडिया में और हिंदुस्तान के मीडिया में ये अटकलें भी चली थी कि शायद तौफीक जलियांवाला को दाऊद के लोगों ने ही सऊदी में एक्सीडेंट करके मरवा दिया। तो ये अटकलें चलती रहती हैं, कहाँ तक इनमें सच्चाई ये नहीं है वो एजेंसीज वालों को ज़्यादा पता होगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि तौफीक जलियांवाला ने 93 ब्लास्ट में बहुत बड़ा रोल अदा किया था पाकिस्तान की तरफ से। और हमारी जो जजमेंट आई थी केस में, उसमें भी तौफीक के रोल का जिक्र किया हुआ है। और आज के दिन तक वो अब दुनिया में नहीं है, लेकिन वो वांटेड था उस केस में मरने के पहले, और उसमें अबैटमेंट का, फाइनेंसिंग का, फैसिलिटेशन का, इस किस्म की धाराएं उसके खिलाफ मुंबई ब्लास्ट केस में लगी हुई थी। तो ये कहानी थी उस शख्स की जिसने इतना बड़ा एक हंगामा जिसको कह सकते हैं, एक इतना बड़ा ब्लास्ट इस देश में किया, इस देश की इकॉनमी को ख़राब करने के लिए, जो धार्मिक जो भाईचारा होता है उसको ख़राब करने के लिए, एक लॉलेसनेस की सिचुएशन क्रिएट करने के लिए, और एक खुला चैलेंज भारत सरकार को देने की जो एक कोशिश की थी, वो भले नाकाम हो गई, जाने गई, लोगों को मरना पड़ा, लेकिन देश को आगे से बहुत सतर्क होकर रहना पड़ा। तो ये कहानी तौफीक जलियांवाला की। आने वाले दिनों में इसी किस्म के और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।